आज के योगाभ्यास क्रम में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। अब हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अभ्यास किया, योगाभ्यास किया, आसन किए, जॉगिंग किए, माइक्रो एक्सरसाइज किए और अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भोजन के ऊपर। और आप सब ध्यान हमारी तरफ और अभ्यास के ऊपर आपका रहेगा। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करते समय तो प्राणायाम सबसे पहला प्राणायाम करना है, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करनी है, धीरे धीरे श्वसन की क्रिया करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, कम से कम 10 बार धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सांस लेंगे और छोड़ते जाएंगे। प्राणायाम करते रहेंगे 10 बार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते जाएंगे। और हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन्हें अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भोजन का। कल हम लोगों ने चर्चा किया था पानी का, पानी कैसे पिएं, और उससे पहले हमने चर्चा की थी मोटापा के ऊपर, और आज है भोजन। इन तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो सबसे पहले भोजन कब करें, उसके बाद भोजन कैसे करें, कैसा भोजन करें, कितना भोजन करें और किस बर्तन का होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत आसान है सबके लिए। जब भूख लगेगी तभी भोजन करेंगे, जब भूख लगे तब भोजन करें। लेकिन यह सबके बस की बात नहीं है। आज के समय में बहुत बड़ी समस्या आई है कि हम अधिकांश समय आ रहा है, ठीक है, ज़्यादातर लोग बिना भूख लगे ही भोजन कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। भूख चटनी के समान है, डाइजेशन को बढ़ा देता है। तो भोजन तभी करें जब भरपूर भूख लगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भूख ही नहीं लग रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी दिनचर्या, असली समस्या है दिनचर्या की। हमारी दिनचर्या प्राकृतिक न हो करके कृत्रिम हो गई है। बहुत सारी चेंजिंग हम कर चुके हैं अपनी दिनचर्या में, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे। आप सबका स्वागत होगा, आप इससे लाभान्वित हों। आप चाहें तो शेयर करें, कमेंट करें, आप अपनी समस्याओं को आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो भूख लगने पे ही भोजन करें, ये पहला प्रयास है, पहला उपाय है खाना खाने का तरीका। और भूख मात्र भूख नहीं, अच्छा से भूख लगे तब। अब समस्या ये है कि अच्छे से भूख कब लगे। बहुत सारे लोगों को अच्छे से भूख नहीं लगता, या तो उन्हें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, इसके वजह से भूख नहीं लगती है, या फिर वो समय देते रहते हैं, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं हमेशा दिन भर, उनकी एक आदत है, तो उन्हें भूख महसूस नहीं होगी। हम खाना किस लिए खा रहे हैं? एनर्जी लेने के लिए। और एनर्जी तब मिलेगा जब वो डाइजेस्ट होगा, पचेगा। और पचेगा तब जब हमारा डाइजेशन सही होगा, पाचन सही होगा, हमारा तरीका सही होगा, तब वो भोजन पचेगा। और सबसे अच्छा भोजन को पचाने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि जब ज़बरदस्त भूख लगे तब खाना खाइए। ये पहला माध्यम। तो भूख कैसे लगे, इसके ऊपर चर्चा। अगर हमारे भोजन के बीच में, 2 बार के भोजन के बीच में कम से कम 4 घंटे और उससे ज़्यादा 6 घंटे का गैप है, तो ही हमें भूख लगती है। हम में से अधिकांश लोग नौकरी पेशा वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है, हम लोग की टाइमिंग एक शानदार है, बेहतर तरीका है कि गैप है समय के बीच में, और गैप हम दें, भोजन के बीच में गैप देंगे, भूख बहुत अच्छे से लगेगी। कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप दें, जरूर भूख लगी। आप सभी का स्वागत है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं। भोजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस तरीके से किया जाए। भूख लगने पे भोजन करें, और जब ज़बरदस्त तरीके से भूख लगे तब भोजन करें। एक बात और है, भूख लगे तो भोजन अवश्य करें। अब 2 समस्याएं हैं, अभी हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। एक, भूख नहीं लगी और हमने खाना खा लिया, और दूसरी समस्या है कि भूख लगी और खाना नहीं मिला या नहीं खा पाए, मजबूरी है, काम धंधे में लगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो किया जा सकता है। पहला उपाय ये है कि यदि भूख नहीं लगे तो बिल्कुल ना खाइए। ये सबसे शानदार तरीका है।
भोजन तभी करें जब भूख लगी हो। हम अधिकांश समय भोजन इस समय करते हैं, समय हो गया, दोपहर हो गया, लंच हो गया हमारा टाइमिंग, या रात हो गई तो खाना खाना है। ये बहुत मेरे समझ से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अच्छी बात नहीं है। हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित कर लें कि वो समय से भूख लगे। भूख लगती है समय से, लेकिन हम उसको प्रकृति के इंडिकेशन को, शरीर के इंडिकेशन को समझ नहीं पाते हैं। अभी हम लोगों ने योगाभ्यास किया, आप सभी लोगों ने किया। योगाभ्यास करने के पश्चात 1 घंटे के अंदर जरूर भोजन करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए और भूख भी लगेगी। जो भी लोग नियमित अभ्यास कर रहे हैं 1 घंटे, आधे घंटे, उन्हें भूख लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। अब समस्या एक ये है, परसों हम लोगों ने चर्चा किया था मोटापा के ऊपर। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो काफ़ी ओवरवेट हैं, हेल्दी हैं, फैट्स जमा हुआ है, और उसके निवारण के लिए वो पर्याप्त एक्सरसाइज करते हैं, फील्ड में जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम में जाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पाता है। कारण कि जैसे ही योगाभ्यास समाप्त हुआ वो वैसे ही हेवी डाइट लेते हैं, ज़बरदस्त। यानी जो आपने वेट लॉस किया है उसको मेंटेन कर लिया। क्या करते हैं? पूरी और जलेबी का सेवन करते हैं ग्राउंड के बाहर निकलते हैं। तो ये जो आदत है ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं करेगा। इस तरीके को चेंज करना है। ऐसे लोग जो ओवरवेट हैं, मोटे हैं, फैट्स बना हुआ है, योगाभ्यास जरूर करें। और योगाभ्यास करने के बाद जैसे ही आप योगाभ्यास समाप्त करते हैं उसके 1 घंटे के अंदर, टाइमिंग समझना बहुत महत्वपूर्ण है, 1 घंटे के अंदर आपको नाश्ता करना है, हेवी डाइट लेनी है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार लेना है। जो कमज़ोर हैं, जो स्वस्थ हैं, फिट हैं, वो हेवी डाइट ले सकते हैं, जो चाहे मन खा सकते हैं। लेकिन जो मोटे हैं, जिन्हें फैट्स बढ़ा हुआ है, ओवरवेटेड हैं, वो सुपाच्य और हल्का भोजन करें। फ्रूट्स सबसे बेहतर है सवेरे का नाश्ता, और इस समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। फलों का सेवन करें सबसे ज़्यादा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन कर सकते हैं। कितना? अपने वजन का 10वां हिस्सा तक यदि हम भोजन करेंगे, फ्रूट्स लेंगे, तो वह हमें दवा के रूप में काम आएगा। आप प्राणायाम करते रहेंगे, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, अलग अलग प्राणायाम, कम से कम प्रत्येक प्राणायाम 5 मिनट जरूर करें। कोई भी एक प्राणायाम 5 मिनट करें। आपका यदि गर्मी महसूस हो रही है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, वो नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और चर्चा जारी रखें। आप सभी का स्वागत हो रहा है। हम कर रहे हैं, रुद्र राणा जी, शत्रुघ्न जी, विभा जी, आप सब लोग जुड़ रहे हैं, राहुल जी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। तो भूख लगने पे ऊपर खाना खाएं। एक प्रकृति है, प्रकृति ने सारे सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है। दूसरा बात है कब खाना खाएं। उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें अपने आप बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है। हमारा पूरा शरीर जो है सूर्य से रिलेटेड है। सूर्योदय के समय हमें भूख लगती ही लगती है, लेकिन उन्हें नहीं लगेगी जो रात्रि में देर से खाना खाए हैं, गरिष्ठ खाना खाए हैं, क्योंकि रात का भोजन पचा ही नहीं है, तो सुबह भूख नहीं लगेगी। फिर वो चाय पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, नाश्ता करेंगे हल्का सा, देर तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देर तक सुबह सोए रहते हैं, उन्हें भूख महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय होने से पहले जगें, फ्रेश हों, पानी पिएं भरपूर, योगाभ्यास करें, टहलें, जो भी कर सकते हैं करें, अपने आप भूख लगेगी। और ज़बरदस्त भोजन करें, नाश्ता करें। और सबसे अच्छा नाश्ता है फ्रूट्स, फल लेना, यदि यह संभव हो। नहीं है तो आपके घर में जो भी है, सब्जी रोटी या अन्य चीज़ें, आप उसका सेवन कर सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। तो ये पहला उपाय, भूख लगे। दूसरा, सूर्यास्त से पहले, यह एक प्राकृतिक चक्र है। सूर्यास्त से पहले हम में से अधिकांश लोग ड्यूटी जा रहे हैं, अपने कार्यस्थल पे, कहीं ना कहीं ऑफिस में, अन्य क्रियाकलापों में। जैसे ही हम 4 बजे ऑफिस से छूटते हैं, ड्यूटी से घर आते हैं, हमें भूख लगती है। प्रकृति इंडिकेट करता है, आप कितना भी खाना खाए हो दोपहर में, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में भूख लगती ही लगती है।
प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले भूख लगती है हर हाल में, चाहे दोपहर में जब भी खाना खाए हों, प्रातः में कितना भी खाना खाए हों, सूर्यास्त के आसपास लगना ही लगना है। और वही समय है सबसे ज़्यादा भोजन करने का, सबसे सही समय है एक सूर्योदय के बाद, योगाभ्यास के बाद, और शाम को सूर्यास्त के आसपास। बेहतर होगा सूर्यास्त से पहले, जब हम आफ्टर ड्यूटी से आते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कुछ अन्य नाश्ता, मिक्सचर खाते हैं, समोसे बहुत सारे लोग खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, यानी हम अपने भूख को मिटाने का प्रयास करते हैं कुछ डाल करके। भूख लगती कैसे है, सबसे पहले ये समझा जाए। अमाशय जब हमारा खाली होगा, अमाशय में हमेशा HCl का स्राव होता रहता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है, HCl ज़्यादा निकलता है, तो वो गलाने का प्रयास करता है भोजन को, और इस कंडीशन में हमें भूख महसूस होती है। और उस समय यदि खाना दिया जाए तो सबसे ज़्यादा पचेगा। और दो समय में सबसे ज़्यादा HCl निकलता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। और इन दोनों समय में भोजन किया जाए तो भोजन का पूरा डाइजेशन होगा, मोटापा होगा ही नहीं, और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, एनर्जी भरपूर मिलेगी। तो ये है पहला बात, पहली प्रयास। दूसरा समय दोनों के बीच का, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का। अब कहिए कि बहुत सारे लोगों के जीवन में सूर्यास्त के समय संभव ही नहीं है, क्योंकि हम चाय नाश्ता करके उसे बर्बाद कर लेते हैं भूख को। फिर आपने कुछ खा लिया, भूख लगी है और कुछ खा लिया, तो फिर अब अगला भूख लगेगा 4 घंटे या 3 घंटे के बाद ही आपको महसूस होगी। फिर आपको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपको खाना मिलता है। बहुत ही गलत तरीका है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, आप जीवन में कुछ करें न करें, रात्रि का भोजन बंद करें और शाम को भोजन शुरू करें, जितना जल्दी हो सके। सूर्यास्त के जितना जल्दी बाद हो सके, ड्यूटी से आने के बाद भोजन बनाने का काम करें, यदि संभव हो खाना खाएं भरपूर, उसके बाद जितने क्रियाकलाप करने हैं वो काम करें। मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी पहले मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया गया, आसान हो गया। जल्दी भोजन, अभी इस समय लॉकडाउन है, इस समय हम ड्यूटी कम जा रहे हैं, लेकिन हालांकि धीरे धीरे ड्यूटी हमारा शुरू हो गया है। शाम को जल्दी भोजन नहीं, भूख नहीं लग रहा है, तो दूसरा उपाय ये है कि 8 बजे तक भोजन करने का प्रयास करें। रात्रि को 8 बजे तक भोजन करेंगे, पर्याप्त मात्रा में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर 10 बजे हम सोने जाएंगे तो पूरा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रातः काल में जब हम जगेंगे तो हमें फ्रेश महसूस होगी, ताजगी महसूस होगी, और हम हर क्रियाकलाप को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर पाएंगे। शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न होगा। तो यह हुआ टाइमिंग, भोजन कब करें। हम में से अधिकांश लोग 3 बार भोजन करते हैं, तो 3 बार में से पहला प्रातःकाल भरपूर नाश्ता लें, भरपूर नाश्ता जो भी कर सकते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स होने चाहिए। दूसरी, दोपहर में लंच हम लेते हैं, जो भी खाना खाएं खा सकते हैं। तीसरा, रात्रि को जल्दी भोजन करें। तो ये हुआ कब भोजन करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि इससे संबंधित कोई वार्तालाप हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, कैसा भोजन करें। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ ताज़ा भोजन मिलता है, गर्म भोजन मिल पाता है। जीवन में ऐसे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ताज़ा भोजन इन्हें नसीब नहीं हो पाता है, ठंडा भोजन करते हैं। तो बेहतर है आप ताज़ा भोजन करें, हल्का सा गर्म हो, तत्काल बना हुआ हो, स्निग्ध हो, सुमधुर हो, सुपाच्य हो। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि सुपाच्य भोजन करना है और ताज़ा भोजन करना है। अभी हम लोगों का फोकस रहता है अधिकांश जगहों पे, जैसे हम शादी ब्याह या पार्टी में गए या रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन वह सुपाच्य नहीं होता है। हमें ताज़ा भोजन भी करना चाहिए और सुपाच्य भी भोजन करना चाहिए, जो आपके अनुसार, मौसम के अनुसार सुपाच्य हो। प्रकृति ने हमें सुपाच्य भोजन भरपूर मात्रा में दिया है, हम उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, यह बड़ी मुश्किल बात है। जैसे इस समय ककड़ी, खीरा, नेनुआ, तिरोई, लौकी, कद्दू, आपका भिंडी, बोड़ा, परवल, ये सारे भोजन मिले हुए हैं, और उसको उसी स्वरूप में हल्का सा, जो भोजन कच्चा हम कर सकते हैं,
जितने सब्जियों को हम कच्चा लेते हैं वो कच्चा खा सकते हैं तो कच्चे में खा लें, जो कच्चे नहीं खा सकते हैं उसको हल्का स्टीम कर लें, और बहुत मजबूरी हो आवश्यक हो तो उसे पकाने का हमारा एक नेचुरल तरीका है। हम बहुत ज़्यादा पका करके खाते हैं और उसमें से मैक्सिमम विटामिन्स और फाइबर निकल जाते हैं। तो जितना हम कच्चा भोजन कर सकते हैं जो हो सकता है, चावल को हम कच्चा नहीं खा सकते, गेहूं नहीं खा सकते, लेकिन उसे अंकुरित करके खा सकते हैं। अनाजों को अंकुरित करके खाने का प्रयास करिए। भोजन में ये बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो गर्म भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, आनंदपूर्वक भोजन करें। और अब आगे कैसे करें, तो बिल्कुल हमेशा भोजन धीरे धीरे होना चाहिए। अभी एक आदत है हमारी कि हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, और वो भोजन का मुख्य हिस्सा है पाचन। खाना महत्वपूर्ण उतना नहीं है मेरे समझ से जितना महत्वपूर्ण उसको पचाना है। लेकिन अभी हमारी समस्या यही है कि हम खाने के ऊपर फोकस करते हैं, और ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसीलिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जैसे यदि हम पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए, तो एक भी स्टॉल छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये सारे स्टॉल आपके लिए नहीं लगे हैं, जो जिनका शरीर अलाउ करता है उनके लिए बना हुआ है। तो कृपया इस चक्कर में न रहें कि हमने गिफ्ट दिया है, पैसा दिया है, हमारे यहाँ वो पार्टी में गया था तो इतना खाना खाया था। आप अपने शरीर को ध्यान दें, और पार्टी में, फंक्शन में जाएं या घर में भी अपने सीमित मात्रा में भोजन होना चाहिए। क्वालिटी बेहतर हो, क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। जितना कम क्वांटिटी होगा भोजन का, मात्रा डिफरेंट जितना कम होगा, आप भरपूर भोजन करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, लेकिन डिफरेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 यदि हम मात्रा में भोजन लें, सलाद लें, आप रोटी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो इतना पर्याप्त है। जितना हम ज़्यादा भोजन को मिक्सअप करके खाएंगे, यानी हमने पापड़, सलाद, अचार, चटनी, 2-3 तरह की सब्जियां ले ली, फिर हम रोटी लिए, सब्जी लिए, दाल लिए, फिर अन्य चीज़ें उसके ऊपर से, अन्य जितने ज़्यादा स्टॉल, फिर उसके ऊपर से हम जाते हैं पार्टी वगैरह में, तो सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट होता है कि हम चाट, गोलगप्पे, ये सब जितने ये जो कह सकते हैं कि फास्ट फूड वाले आइटम हो, सबसे पहला अटैक हमारा इनके ऊपर होता है। अगर आपको पसंद है आप ज़रूर लें, लेकिन वहीं सिर्फ खाना खा लें। खाने के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हम उसे पचाने के ऊपर ध्यान देंगे कि ये जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, वो हमें पच रहा है कि नहीं हमारे शरीर में, यदि पचेगा तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो शरीर स्वस्थ होगा। और यदि नहीं पचेगा तो वह गैस फॉर्मेट करेगा, कब्जियत होगी, बहुत तरह की समस्याएं होंगी। तो कृपया इनसे बचें और भोजन को आनंद के साथ लें, कम मात्रा में भोजन करें, क्वालिटी को बढ़ाएं, सुपाच्य भोजन करें और भोजन को पचाने के ऊपर ध्यान दें। धीरे धीरे भोजन करें। बेहतर होगा कि बैठ करके खाना खाएं। घूमते टहलते हुए, हम लोगों में से अधिकांश लोग भोजन करते हुए खूब बातें करते हैं। बात करने का सबसे अच्छा समय यही है खाना खाते हुए। मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, पेपर पढ़ने का अधिकांश लोग बहुत गलत तरीका है। आप इत्मीनान से खाएं। भोजन जीवन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहला श्वास, वायु, दूसरा जल और तीसरा भोजन। भोजन यानी यह मिट्टी तत्व को इंडिकेट करता है, पृथ्वी तत्व को, पंच महाभूतों में से पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारा सारा भोजन पृथ्वी से ही ग्रो हुआ है और पृथ्वी की सारी पौष्टिकता उस भोजन में है और उसे हमें ग्रहण करना है। तो आप सबसे पहले इत्मीनान से भोजन के साथ इंटरेक्ट करें, कनेक्ट हों। अधिकांश लोगों को स्वाद का पता ही नहीं चलता है, बस वो खाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाए जा रहे हैं, और इसीलिए बीमारियां बढ़ती है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है और स्वास्थ्य के लिए यह बहुत खतरनाक स्थिति है, हानिकारक है। तो कृपया अब जब भी खाना खाएं
आप यदि आप चाहें तो आप उसे नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार भोजन को, प्रकृति को, मिट्टी तत्व को, बनाने वाले को नमस्कार कर सकते हैं। कितना अच्छा भोजन दिया गया है हमारे लिए, यह हमारे शरीर में जाएगा, आनंद देगा, एनर्जी देगा, पचेगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। आगे आनंद पूर्वक भोजन लें, धीरे धीरे खाना खाएं, चबा चबा करके खाएं। कारण कि हम जितना धीरे धीरे जितना भोजन को चबाएंगे, हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है वर्तमान में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही होता है, मुख के लार में। हम लोगों ने चर्चा किया था इसके ऊपर, आज फिर से। तो कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा मुंह में रहेगा, हमारे प्रकृति ने हमें 32 दांत दिखाने के लिए नहीं दिए हैं, चबाने के लिए दिए हैं। और भोजन का एक तरीका है कि आप भोजन जो भी ग्रहण कर रहे हैं उसको 32 बार चबाइए। और जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना समय लगेगा, उतना ज़्यादा वो टेस्टी होगा। और जितना ज़्यादा टेस्टी होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हो रहा है, उसका पाचन शुरू हो रहा है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के लार से ही होता है, फिर फाइनली पाचन वो छोटी आंत में होता है। तो इसको समझें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझें और अच्छे तरीके से धीरे धीरे आनंदपूर्वक चबा चबा करके खाना खाएं। ये हुआ कैसे खाना खाएं। और तीसरी बात अब, और जो कि सबसे ज़्यादा यौगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, योगाभ्यास के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रातः काल में हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में फल होने चाहिए, 1/3 हिस्सा। लेकिन इसकी मात्रा हमारे जीवन में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा पका हुआ हम भोजन कर रहे हैं, यानी 90% हम भोजन पका हुआ कर रहे हैं, 10% अन्य भोजन कर रहे हैं। इस सिस्टम को चेंज करना है, आप धीरे धीरे चेंज कीजिए। कम से कम 1/3 फ्रूट्स होने चाहिए हमारे भोजन में, और उसका सबसे सही समय है प्रातः काल में। जो भी, हम नहीं कहेंगे कि आप सेब खाइए, आप महंगे आपके पास जो भी उपलब्ध है वो भोजन कीजिए। और सबसे ज़्यादा 1/3 हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए फ्रूट्स। लोग पिज्जा बर्गर खा रहे, उससे अच्छा है आप फ्रूट खाइए। बिल्कुल, पिज्जा बर्गर के बजाय फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देना। फ्रूट्स के साथ साथ कच्ची सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी खा सकते हैं। जैसे हम लोग गाँव में अधिकांश लोग बैगन तोड़ के खा लेते थे, अभी भी जो मिल जाए ज़रूर खा सकते हैं। गोभी, फूल गोभी खा सकते थे, खाते हैं। भिंडी खा लेते हैं, बोड़ा खा लेते हैं, मूली, गाजर, खीरा, ये इनमें से अधिकांश सब्जियां ऐसी है जो कच्ची ही खानी चाहिए, पकने के बजाय। तो जो भी सब्जी कच्ची खा सकते हैं, भोजन सलाद के रूप में। भोजन का 2 हिस्सा होना चाहिए 2 प्लेट में। पहला हिस्सा होना चाहिए, जब हम भरपूर डाइट ले रहे हैं, वो कच्चे सलाद हो, कच्ची सब्जियां जो भी हो, चाहे वो मटर हो, चना हो, कच्चे रूप में या अंकुरित रूप में हो, सलाद के रूप में हो, इसे भरपूर लें। और उसके बाद दूसरा आइटम जो पका हुआ है, जो आपका सबसे प्रिय है, चाहे आपका जो भी प्रिय हो, तो इस तरह से हम भोजन करेंगे तो वह सुपाच्य होगा, हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, वो पचेगा, उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी, फाइबर हमारे शरीर में जाएगा। जो भी हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप स्वास्थ्य लाभ लें, भोजन के ऊपर ध्यान दें, खाने के तरीके को बदलें और वो तरीका अपनाएं जो आपके लिए बेहतर हो। आप भी एक्सपेरिमेंट करें, ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो ही सकता है या वही करें। आपके लिए जो भी सुलभ हो, आसान हो, आप इस पे विचार करें, डिस्कस करें, वार्तालाप करें कि कैसा हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉनवेज को पसंद करते हैं। कोई बुराई नहीं है, आप ज़रूर नॉनवेज करें, हम वो नहीं चाहेंगे कि वेज ही करें आप। ये आपका चुनाव है, आपकी उपलब्धता है। बहुत सारे लोगों को हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो जिसे जो उपलब्ध होता है वो वही भोजन करें, लेकिन तरीका को बदलें। गरिष्ठ भोजन कम से कम करें और जितना ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है वो दिन में करने का प्रयास करें। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी गरिष्ठ भोजन है, रात्रि में कृपया गरिष्ठ भोजन न करें। और रात्रि को तो खाना ही न खाएं, शाम में खाएं, जल्दी खाएं। यदि ये संभव नहीं है तो 8 बजे तक खाएं शाम को। और रात्रि को, शाम को जितना सुपाच्य भोजन करें, जितना हल्का भोजन करेंगे, जितना कम मात्रा में भोजन। मैं अभी कल की बात बताऊंगा अपनी प्रैक्टिकली। मैंने
कल रात्रि को खाना नहीं खाया है, सब्जी खाया है, भूख की अनुभूति नहीं हो रही थी, आप मत खाइए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भूख नहीं लग रहा है और खाना है, ड्यूटी जाना है, अनेक क्रियाकलाप हैं, कुछ न कुछ करना है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक उपाय है कि आप लिक्विड फॉर्म में भोजन लें। जैसे कोई जूस ले सकते हैं, जैसे छाछ ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा गर्मी का मौसम है, आम का पन्ना बना के पी सकते हैं, बेल का रस पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। यदि भूख नहीं है लेकिन खाना है, मजबूरी है क्योंकि हमें ड्यूटी जाना है, अन्य कहीं निकलना है, लेकिन भूख भी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो बीच का रास्ता अपनाया जाए। ऐसा भोजन लिया जाए जो गरिष्ठ न हो, सुपाच्य हो, जिसमें पानी की मात्रा हो। और गर्मी में वैसे भी ऐसे भोजन ज़्यादा लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा हो। लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा हम भोजन करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ क्लोज करेंगे। और अगला, कितना भोजन करें? अपनी क्षमता के अनुसार करें भोजन, अपने भूख के अनुसार करें भोजन। लेकिन एक शर्त यहाँ पे, फलों और सब्जियों के मामले में, यदि आप फ्रूट्स ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक हमने फ्रूट्स खा लिया कोई भी, क्योंकि हमारे पास यही उपलब्धता है और यही हमारी मजबूरी भी है शायद, लेकिन हम थोड़ा सा इस सिस्टम को बदलें। हमें फ्रूट्स को अपने वेट के अनुसार लेना चाहिए, तब वो औषधि का काम करेगा। जो ओवर वेट लोग हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका वेट ज़्यादा है, चर्बी निकली हुई है, फैट्स बढ़ा हुआ है, वो लोग अपने वजन का 10वां हिस्सा फ्रूट्स लें जो उपलब्ध है। सस्ते फ्रूट्स उपलब्ध हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, गाजर, ये भी फ्रूट्स में ही हम ले सकते हैं, सलाद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यदि केवल फ्रूट्स हमारे पास उपलब्ध है, जैसे खरबूज उपलब्ध है, तरबूज है, केला है, सेब है, या जो भी क्षेत्रीय फल उपलब्ध है, अगर हम अपने वजन का 10वां हिस्सा, बाय द वे मेरा वजन 60 kg है, वैसे मेरा वजन 50 kg है, तो आप अपने वजन का 10वां हिस्सा फल लें। यानी मैं 50 kg का हूँ तो मैं 500 ग्राम नाश्ते के रूप में, भोजन के रूप में सिर्फ फल लूँ, छिलका वगैरह हटा करके, तो यह कंप्लीट डाइट होगा और यह हमारे आगे के भूख को और बढ़ाएगा। दूसरा, यदि हम दोपहर में लंच ले रहे हैं, जिनसे ये संभव है, जिनसे संभव नहीं है वो कोशिश करें मैक्सिमम लेने का, ऐसा, और यह हो सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। हम दोपहर में खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद लेना चाहिए। तो सलाद जब हम लें, भोजन करें, और विशेष तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें अपने वेट को लॉस करना है, मोटापा को दूर करना है, चर्बी को घटाना है, बीमारी को ठीक करना है, उनके लिए सबसे अच्छा होगा जब आप सलाद ले रहे हैं, कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, तो वो आप अपने वजन का 20वां हिस्सा, यानी जितना आपने फ्रूट्स लिया उसका आधा हिस्सा, जब आप दोपहर में खुद भोजन कर रहे हैं या रात्रि को भोजन कर रहे हैं, तो भोजन का एक हिस्सा सलाद के रूप में होना चाहिए। और वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए? आपके वजन का 20वां हिस्सा, यानी जिनका वजन 60 kg है वो कम से कम 300 ग्राम कच्ची सब्जियां खाएं। वो खीरा ले सकते हैं, 300 ग्राम खीरा खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप खा सकते हैं। खीरा वैसे भी बहुत सस्ता है और बहुत पौष्टिक भोजन है, लेकिन शर्त यह है कि उसे छील करके ना खाएं। तीता जब हो तभी, तीखा लगे तो ही छीलें, अन्यथा बस आगे पीछे से निकाल करके बीच का हिस्सा पूरा छिलके के साथ लें, उसी में फाइबर होता है। तो ये तरीका हुआ कितनी मात्रा में भोजन लें, फल लें, सलाद लें, और इसके बाद जो बचता है वो अन्न के रूप में लें। अंकुरित अनाज ज़्यादा होना चाहिए, सलाद के रूप में अंकुरित अनाज भी हो सकता है, बल्कि सलाद के रूप में मिक्सअप करके खा सकते हैं, जैसे मूली, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, और उसमें कुछ अंकुरित मूंग, मसूर, हल्का सा चना, मोठ, गेहूं या अन्य कुछ चीज़ें जो मिला सकते हैं, खा सकते हैं। अंकुरित अनाज लें, अंकुरित में फाइबर ज़्यादा होगा, विटामिन ज़्यादा होगा, मिनरल्स मिलेंगे, पौष्टिकता होगी, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, वसा भी रहेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, नेचुरल फॉर्म में प्राप्त होगा, और यह हमारे शरीर के लिए सुपाच्य है। और अगली बात जब हम करेंगे, और जो कि आखिरी बात होगी भोजन के रूप में, भोजन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पका करके खाते हैं, हमारे भोजन का
जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें से अधिकांश पका हुआ भोजन है। सबसे पहले तो पके हुए भोजन को कम किया जाए, कच्चा भोजन लिया जाए, जो ले सकते हैं फूल फ्रूट्स लिया जाए, सलाद लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नेचुरल फॉर्म में लिया जाए, ताज़ा भोजन लिया जाए। जैसे हम अपने बागवानी में, टेरेस पे, छत पे, बालकनी में ककड़ी खीरा लगाने का प्रयास करें। हो सकता है अभी ये सब्जी उगाने के नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अपने आंगन में, घरों में, खेतों में लगा सकते हैं, धनिया पत्ता लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, ताज़ा टमाटर लगा सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। तो ना तत्काल उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। और जो भोजन पका हुआ है, पका भोजन बर्तन में हम पकाते हैं, और बर्तन हमारे पास कुल मिला करके 3 या 4 तरीके का बर्तन है पकाने के लिए। राजा महाराजा लोग सोने के बर्तन में खाते और पकाते थे। हम राजा महाराजा नहीं हैं, हमसे यह संभव नहीं हो सकता है। उससे जो हल्के व्यापारी लोग थे, धनाढ़ लोग थे प्राचीन समय में, वो चांदी के बर्तन में पकाते थे। हमसे शायद ये भी संभव नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें संभव है। जब भी हम भोजन पकाते हैं तो पानी में ही पकाते हैं। मौसम के अनुसार भोजन पकाएं। जैसे इस समय चांदी के बर्तन में भोजन पकाना, चांदी है ही नहीं, भोजन कैसे पकाएंगे? इसका दूसरा उपाय है कि हम यदि कोई भोजन पकाना है, पानी में पकाना है, तो पानी को पहले रख लें, उसमें चांदी का कोई वस्तु डाल दें। अब चांदी के गुण उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर उसमें भोजन पकाएं। यानी प्रातः, अभी दोपहर में भोजन बनाना है तो सुबह में पानी रख लें और उसमें चांदी की कोई वस्तु डाल दें। अब चांदी का गुण इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। या पके हुए भोजन में चांदी को डाल दें। भोजन पक गया, थोड़ी देर के लिए दाल सब्जी में चांदी की कोई वस्तु डाल दें। या चांदी के कटोरी में, ग्लास में हम पानी पी सकते हैं। चांदी की, उसमें बहुत सारे लोग सोने के वस्तु में लेते हैं। सोना शरीर को हिट करता है तो वो गर्मी में लाभप्रद है। अब यही ठंडी का मौसम रहेगा तो हम कहेंगे पानी में सोने का कोई सिक्का या कोई ज्वेलरी डाल दे, जो कि सभी घरों में उपलब्ध है, और ऐसा भोजन को पकाएं। तो पहले नंबर पे है सोना, हमसे संभव नहीं है। चांदी, ये भी शायद संभव नहीं है, ये दूसरे तरीके से संभव है। तीसरे नंबर पे भोजन पकाने की सबसे अच्छी वस्तु है, और वो है मिट्टी का बर्तन। लेकिन यह भी सस्ता नहीं है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। लेकिन पौष्टिकता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। यदि यह रोज़ संभव नहीं है तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जरूर कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका है, आप भोजन किसी में भी पकाएं, भोजन पकाने के बाद उसे मिट्टी के बर्तन में पलट दें, चेंज कर दें। जैसे दाल को, जैसे सब्जियों को, संभव हो तो चावल को। मिट्टी की पौष्टिकता, मिट्टी में 16 से 18 पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे भोजन में ट्रांसफ़र होगा जाएगा, और ये भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। आप देख लें, मिट्टी के बर्तन में दूध को पकाएं, दाल पका सकते हैं, या दूध को गर्म करके मिट्टी के बर्तन में डाल दें, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा। यदि ये भी संभव नहीं है, हालांकि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन करके देखें, प्रयास करें, तो चौथे नंबर पे आता है कांसे का बर्तन। कांसे के बर्तन में भोजन पकाएं, ये बहुत पौष्टिक है। इसके बाद पीतल का बर्तन, पीतल के बर्तन में भोजन पकाएं, ये बहुत पौष्टिक है। या पीतल के बर्तन में भोजन ग्रहण करें, थाली में, ग्लास में, कटोरी में ले करके ये भोजन ग्रहण करें, चम्मच से ग्रहण करें, ये तरीका है। 5वां जो भोजन का पकाने का बर्तन है वो है लोहे का, स्टील नहीं, लोहा। लेकिन हम नेचुरल लोहे के बर्तन में भोजन पकाते कम हैं। कढ़ाई में हम भोजन जरूर पका सकते हैं। नेचुरली लोहे के बर्तन में पका हुआ भोजन, आयरन हमारे शरीर में जाएगा, और प्रेग्नेंट लेडीज को, महिलाओं को लोहे के बर्तन में, जिसे हम कच्चा लोहा, वो जो नेचुरल फॉर्म में है, उस लोहे के बर्तन का पका हुआ भोजन बहुत लाभप्रद है। तो ये तरीका है। हम में से अधिकांश लोग या तो एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन पकाते हैं या स्टील के बर्तन में। एल्युमिनियम से बेहतर होगा स्टील। पकाएं, लेकिन उसमें रखें नहीं, उसको चेंज कर दें। यदि हम एल्युमिनियम के बर्तन और स्टील के बर्तन में भोजन पकाते हैं तो उसे देर तक रखने के बजाय तत्काल पकाने के बाद चेंज कर दें, मिट्टी के बर्तन में डाल दें या अन्य बर्तनों में डाल दें, अच्छा होगा। तो ये बर्तन के ऊपर होगा। मटके का उपयोग, मिट्टी के बर्तन का उपयोग सबसे बेहतर होगा।
अगर हम छोटे छोटे जीवन में उपायों को अपनाएं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस हम कर नहीं रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हम प्रयास करें, अभ्यास करें तो बहुत आसान है, बेहतर होगा और हमारा स्वास्थ्य वर्धन होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्राणायाम भी पूरा हो गया होगा, आप प्राणायाम कर रहे होंगे, बातों पे ध्यान दे रहे होंगे। तो अब हमारा समय हो गया है अपनी बातचीत को यहीं पे विराम देने का। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, शांति पाठ करेंगे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे, शांति पाठ के साथ आज के क्रियाकलाप को समाप्त करेंगे, बातचीत को समाप्त करेंगे। सबसे पहले आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, षडमुखी मुद्रा में या जिस मुद्रा में भी 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें। एक मिनट के लिए ध्यान करें। हम लोगों ने चर्चा किया भोजन के ऊपर। भोजन अनाजों से, फलों सब्जियों से आता है, जिसका उत्पादन पृथ्वी पे होता है, मिट्टी तत्वों का इंडिकेट करता है। तो पंच महाभूतों में से मिट्टी को, पृथ्वी को ध्यान करें, केंद्रित करें, जिसके वजह से हमारा यह जीवन संभव है। तो मिट्टी तत्व को अपने शरीर में ग्रहण करने का प्रयास करें, मिट्टी के ऊपर मन को केंद्रित करें, पृथ्वी को, जिसे हम माता का दर्जा दिए हैं, इसे महसूस करें, इसे नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें मन ही मन। और जिस प्रकार हम स्वस्थ हो रहे हैं, उसी प्रकार हमारा समाज, परिवार, पूरी दुनिया स्वस्थ हो, आनंदित हो, निरोगी हो, ऐसी हम कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को अपने चेहरे पे, आँखों पे, माथे पे, छाती, गर्दन पे, पूरे शरीर पे ग्रहण करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार और धीरे धीरे अपने अपने गुरु, इष्ट देव, मित्र, प्रकृति को नमन करते हुए आज का योगाभ्यास हम समाप्त करेंगे। संविधान की प्रस्तावना के साथ हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका पुनः स्वागत और आभार, अभिनंदन। हम कल एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आप अपने सुझाव हमें व्यक्त कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे और या यूट्यूब पे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल व्योम के नाम से है, व्योम पे हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम इसे बाद में अपलोड करेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। इस पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इसे कॉपी करने का आपका फुल राइट है। आप स्वास्थ्य लाभ लें, लाभान्वित हों, यही हमारी आशा है। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका कोई मन में प्रश्न हो, आप प्रश्नों को रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी एक टॉपिक पे चर्चा की जाए तो कृपया आप मुझे उस पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे पे चर्चा की जाए। तो हर तरीके से विभिन्न ग्रुप के माध्यम से आपका पुनः स्वागत है। कल तक के लिए हम इसे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।